तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरे चैप्टर का वन शॉट। एंड या आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। एंड आपको बस इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाओगे तो बिल्कुल क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल सारे असोर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एमसीक्यूज, सभी प्रकार के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, several hormones and structural changes result in the development of flower. कुछ hormonal and structural changes result करते हैं क्या? Development of flowers. Inflorescence bear the flower buds and the flowers. इन्फ्लोरेसेंस क्या बियर करते हैं? फ्लावर बर्ड्स को। फिर उसके बाद हमारे क्या फ्लावर्स आ जाते हैं प्लांट पे। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर्स क्या होते हैं? ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट पे, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड की फॉर्मेशन करते हैं। The flowers, the androecium, the male reproductive part, and the gynoecium, female reproductive part, develop. फ्लावर में क्या? एंड्रोशियम, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड गाइनोशियम, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये डेवलप होते हैं किस में? हमारे फ्लावर्स में। तो ये याद रख लेना, एंड्रोशियम क्या होता है? The whorl of stamens, gynoecium is whorl of pistils. क्लियर है? क्लियर है। तो ये देखिए हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है? स्टिग्मा, जहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। ये हमारा फिलामेंट लाइक स्टाइल, एंड यहाँ पे है हमारी ओवरी प्रेजेंट, जहाँ पे हमारी सीड की फॉर्मेशन होती है। एंड ये ग्रीन पार्ट क्या है हमारा? ये है हमारे सेपल्स। and red wala part is petal, and there is stamens which is a anther and filament. ये भी दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में है, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर है? क्लियर है। Now we come to the androecium wala part. The androecium consists of whorls of stamens. Androecium क्या consist करता है? Whorl of stamens. Stamen consist of the filament, long and cylinder stalk, and anther bilobed structure. स्टेमन क्या कंसिस्ट कर रहा है? एक फिलामेंट, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक, और एंथर क्या है? एंथर के पास बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और टू द पेटल। फिलामेंट किससे अटैच है? वो थैलेमस से अटैच है और पेटल से भी अटैच होती है। क्लियर है? क्लियर है। एंथर, द टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डायथिकस। एक टिपिकल एंथर हमारा क्या होता है? बाइलोब्ड इन स्ट्रक्चर होता है, एंड हर लोब क्या होता है? डायथिकस होता है, एंड हर थीका में हमारे दो थीका प्रेजेंट है। क्लियर है? सॉरी, हर लोब में हमारे दो थीका प्रेजेंट है। ओके, थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। थीका किससे सेपरेट हो रहे हैं? हमारे थीका सेपरेट हो रहे हैं एक ग्रूव से, जो लेंथ वाइज में नीचे तक जाती है, एंड उसमें क्या होता है? वो डहीसेंस में हेल्प करते हैं, जिससे हमारे पॉलन ग्रेन जो है वो निकल के अपने पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं, चले जाते हैं बाहर। क्लियर है? क्लियर है। द माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच थीका। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? वो लोकेटेड है कॉर्नर्स पे हमारे थीका के। कॉर्नर पे द फर्दर डेवलप टू फॉर्म पॉलन सैक्स विच कंटेन द पॉलन ग्रेन। एंड वो फर्दर क्या डेवलप करता है? पॉलन सैक, जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। ये देखो, ये हमारी क्या है? फिलामेंट, जिसको हम स्टॉक भी बोल रहे हैं, एंड ये है हमारी लाइन ऑफ डहीसेंस, जहाँ से डहीसेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं।
एंड ये रेड कलर के हमारे क्या पॉलन ग्रेन्स। एंड जब हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा डेवलप होके फॉर्म कर लेता है पॉलन सेक। क्लियर है? क्लियर है। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड करता है, विच इज एपिडर्म, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट से हम रीड करते हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। The outer 3 layers are protective and help in dehiscence of anther to release the pollen grains. जो outer 3 layers है which is epidermis, endothecium and middle layer, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं और एंथर के डहीसेंस में हेल्प कर रहे हैं जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए। when whereas टैपेटम जो है प्रोवाइड करती है नरिशमेंट डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। क्लियर है? तो ये याद रखना, टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। In the young anther, the sporogenous tissue forms the center of each microsporangium. यंगर एंथर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लोब्स बने 4 हमारे थीका बने हुए हैं उसके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं कौन? हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है? क्लियर है। और यही आगे जाके हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर से फिर वो क्या बनते हैं? ड्राई होके पॉलन ग्रेन बनते हैं। ओके ओके। नाउ ये देखिए, ये हमारा वो स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये मिडल वाला है हमारा कनेक्टिव टिश्यू एंड आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एपिडर्मिस एंड फिर हमारी एंडोथीशियम, फिर ये बीच में थीका के सभी बीच में क्या है हमारे? ये स्पोरोजिनस टिश्यू। एंड द जो स्पोरोजिनस टिश्यू के पास है वो कौन सी लेयर है? वो है हमारी टैपेटम जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है टू द डेवलपिंग pollen grains, and this is our middle layer. एंड जो हमारा टैपेटम है वो मल्टी न्यूक्लिएट भी होती है, मीन्स उसमें 2 न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, it is the process of formation of microspore from PMC pollen mother cells. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिस प्रोसेस में हमारे माइक्रोस्पोर जो है एंड प्रोडक्ट है विद पॉलन मदर सेल से पॉलन माइक्रोस्पोर में फॉर्मेशन होना ही हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। As development occurs in the anther, the sporogenous tissue undergoes meiosis to form microspore tetrad. जब हमारा एंथर डेवलप करता है तो जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है ना वो मियोसिस करते हैं, जिससे हमारे मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? मियोसिस होके एक स्पोरोजिनस सेल से हमारा क्या एक मियोसिस होके एक माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है। एंड जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू में एवरी सेल है वो हर सेल जो है वो फॉर्म करेगा माइक्रो एक पोटेंशियल पॉलन, मीन्स सभी सेल्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन में, जबकि फीमेल पार्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो है डीजनरेट हो जाते हैं, फिर हमारा वो एक ही सेल बचता है, एक ही न्यूक्लियाई बचता है, वो ही जाके फिर आगे जाके मेगास्पोरोजेनेसिस करता है। तो या ये होता है हमारे मेल वाले पार्ट में, फीमेल वाले पार्ट में हमारा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि स्पोरोजिनस टिश्यू के पास कैपेसिटी है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू हैज कैपेसिटी टू गिव राइज टू टेट्राड, हेंस ईच सेल इज ए पोटेंशियल पॉलन और पीएमसी। ठीक है। As the anther matures,
The microspores get detached from each other and develop into pollen grains. एज एंथर मैच्योर हो जाता है, जब माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली क्या होता है, टेपेटम एक एंजाइम को रिलीज करती है ताकि जो ये टेट्राड की फॉर्मेशन हुई है, तो इसमें से ये धीरे धीरे ड्राई हो जाए एंड ये अलग अलग हो जाए हमारे पॉलन ग्रेन्स, तो वो एंजाइम से हमारे टेट्राड में अलग अलग हमारे माइक्रोस्पोर्स डिटैच हो जाते हैं एंड वो डेवलप हो जाते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स में. ओके, पॉलन ग्रेन्स represent the male gamete and are spherical. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं रिप्रेजेंट मेल गैमीट एंड ये स्फेरिकल इन नेचर है, हैविंग टू लेयर्ड वॉल. एक्साइन क्या है हमारी आउटर लेयर, एंटाइन क्या है हमारी इनर लेयर. एक्साइन जो है हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन विदस्टैंड high temperatures, acidic and alkaline conditions and enzymes. एक्साइन क्या है हमारी एक हार्ड लेयर है जो स्पोरोपोलिनिन बाहर उस पे लगी हुआ है, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, मीन्स अगर उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो एसिडिक मीडियम में है, कोई अल्कलाइन मीडियम में है, तब भी जो है स्पोरोपोलिनिन बिल्कुल भी डीजनरेट नहीं होती है, वो एकदम प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे किसकी, पॉलन ग्रेन्स की. और इससे ही हमारे पॉलन ग्रेन स्टोर भी किए जाते हैं फॉर मैनी मैनी ईयर्स. हमारे पास ऐसे भी पॉलन ग्रेन्स है जो 10,000 ईयर्स तक जो है स्टोर रह के एंड फिर वो जर्मिनेट कर रहे हैं, फिर से एक पूरा पौधा फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स पॉलिनेशन कर रहे हैं. इन टाइम थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. इंटाइन क्या है, एक थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर है जो बनी हुई है हमारी सेलुलोज एंड पेक्टिन से. मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स. एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में दो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं विच इज, धीरे धीरे जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो उसके अंदर एक न्यूक्लियाई है, फिर वो अनइक्वली जो है डिवीजन करता है एंड हमारे दो सेल जो है फॉर्म हो जाते हैं, दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं. तो बड़े वाला सेल इज वेजिटेटिव सेल एंड छोटे वाला सेल इज जनरेटिव सेल. लार्ज विद इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन्स फूड रिजर्व्स. जो लार्ज सेल है वो इरेगुलर न्यूक्लियस है और उसके पास फूड रिजर्व्स है. जनरेटिव सेल स्मॉल है, ये फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द, किसके साइटोप्लाज्म में फॉर्म फ्लोट कर रहा है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है. क्लियर है, क्लियर है. इन 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at two cell stage, while in others, generative cell undergoes mitosis to form two male gametes, which is three cell stage. मीन्स कि जो हमारा 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उसमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो टू सेल स्टेज पे ही जो है क्या कर देते हैं, माइटोसिस करने लग जाता है, दो मेल गैमीट हमारे फॉर्म हो जाते हैं. देखो ये हमारा इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टू सेल स्टेज एंड 60% ऑफ दी प्लांट्स हमारे इसी स्टेज में रिलीज आउट हो जाते हैं. बट इन दी 40% क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये माइटोसिस करके ही जो है रिलीज होता है. बट इन 60% ये इसमें ऐसा नहीं होता है, माइटोसिस एक बार ही होती है. क्लियर है, क्लियर है. क्या है यहाँ पे, सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स. जब हमारे जनरेटिव सेल डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री सेल स्टेज हो जाएगा. तो फिर 40% इसी थ्री सेल स्टेज में हमारे क्या होते हैं, रिलीज आउट होते हैं एंड 60% इस स्टेज में रिलीज आउट होते हैं. क्लियर है, क्लियर है. वायबिलिटी क्या है, बेसिकली एक्सपायरी डेट की तरह आप सोचिए वायबिलिटी को, कि कब, कौन सा टाइम पीरियड है जब तक हमारा एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकता है.
The viability of pollen grains after they are shed depends upon temperature and humidity. It ranges from 30 minutes to few months. Means कि एक पॉलन ग्रेन जो है उसका डिपेंडेंट रहता है कि कैसा टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में, कैसी ह्यूमिडिटी है, एंड ये 30 मिनट्स तक भी रहता है इसकी वायबिलिटी, एंड कुछ मंथ्स तक भी इसकी वायबिलिटी रहती है. बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो हम पढ़ेंगे, जो कि 10,000 ईयर्स 2,000 ईयर्स तक जो है हमारे पॉलन ग्रेन्स कभी भी क्या हुए, खराब नहीं हुए, उसकी वायबिलिटी 10,000 ईयर्स तक रही. ठीक है, ठीक है. नाउ वी कम टू द फीमेल पार्ट विच इज गाइनोशियम एंड, चलो स्टार्ट करते हैं. गाइनोशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. The gynoecium represents the female reproductive part of a flower. Gynoecium represent करता है female reproductive part of हमारा flower. ये मोनोकार्पिलरी भी हो सकती है. मोनोकार्पिलरी मीन्स एक पिस्टल, एक फ्लावर में एक पिस्टल. मल्टीकार्पिलरी भी हो सकती है, एक फ्लावर में बहुत सारे पिस्टल्स, व्हर्ल ऑफ पिस्टल. In multicarpillary, the pistils may be fused in one syncarpus or free, which is apocarpus. एक कुछ पिस्टल्स जो है वो फ्यूज भी हो सकती है एक में, और कुछ जो है फ्री भी हो सकती है. तो सिनकार्पस का हमारा एग्जाम्पल है पापावर, एंड फ्री एपोकार्पस का हमारा एग्जाम्पल है जैसे कि रोज. क्लियर है, क्लियर है. ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ, हर पिस्टल कंसिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है हमारे पॉलन ग्रेन्स को. स्टाइल क्या करता है, ये एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है बिलो द स्टिग्मा, जिसके थ्रू हमारी पॉलन ट्यूब जाती है टू दी एग सेल. ओवरी ये एक बल्ज्ड, सूजा हुआ बेसल पार्ट है जो कंटेन करता है, कंटेनिंग द प्लेसेंटा विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन लोक्यूल विच इज कैविटी. लोक्यूल को क्या बोलता है, कैविटी बोलता है. या ये बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है जिसके अंदर ओवेरियन लोक्यूल प्रेजेंट है. द प्लेसेंटा कंटेन्स द मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल्स, और जो प्लेसेंटा है वो कंटेन करती है मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स. तो ये देखो, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर कार्पल का. देखो, ये हो गए हमारे स्टिग्मा. इट इज स्टाइल, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, एंड ओवरी. ओवरी के नीचे थैलेमस भी है. ओके. Now we come to the theory of megasporangium. The ovule is attached to the placenta by the funicle. जो हमारा ओव्यूल है वो किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा से अटैच रहता है एक छोटी सी डंडी कॉल्ड फिलामेंट, सॉरी फ्यूनिकल. द जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम. एंड जो ओव्यूल के बीच में एंड फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन की फॉर्मेशन होती है ना, तो वही होता है हमारा हाइलम. ईच ओव्यूल हैज वन or two protective layers called integuments which cover the rest of ovule except for a small opening called micropyle. हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स है, इंटेग्यूमेंट्स जिसको हम बोल रहे हैं, जो कवर कर रहा है हमारे ओव्यूल को. बस उसके पास एक ओपनिंग प्रेजेंट है ऊपर जहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब आएगी, तो उसी ओपनिंग को हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल. एंड उस ओपनिंग के बिल्कुल अपोजिट में प्रेजेंट होता है हमारा चलाजा एंड. क्या होता है चलाजा एंड? द चलाजा लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. क्या कर रहा है ये रिप्रेजेंट? बेसल पार्ट कर रहा है रिप्रेजेंट ओव्यूल का. न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट होता है इंटेग्यूमेंट्स में के विदिन ही. और न्यूसेलस क्या करता है, इसमें ये कंटेन करता है एक रिजर्व फूड
जो एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट है वो लोकेटेड रहते हैं विद इन द न्यूसेलस के अंदर की तरफ। क्लियर है? क्लियर है। तो ये देखिए हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, ये रहा हमारा फ्यूनिकल एंड दिस इज आवर ओव्यूल। एंड ओव्यूल के बीच का स्ट्रक्चर एंड फ्यूनिकल के बीच का स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं हम हाइलम। बिल्कुल जो पॉइंट है। दिस इज आवर माइक्रोपाइलर एंड दिस इज आवर अपोजिट साइड इज चलाजल एंड ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। एंड ये जो हमारा एम्ब्रियो सेक नहीं दिख रहा है, तो इसके बिल्कुल बाहर ही हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। एंड ये हमारा एम्ब्रियो सेक जिसमें हमारी क्या होएगी, सीड की फॉर्मेशन होएगी। क्लियर है? क्लियर है। नाउ वी कम टू द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस। The megaspore mother cell MMC get converted into megaspores by the process of megasporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह ही हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, वैसे ही यहाँ पे हमारे मेगास्पोर मदर सेल से हमारी स्पोर्स की फॉर्मेशन को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। The megaspore mother cells get converted into megaspores by the process of megasporogenesis. The MMC is large and contain a dense cytoplasm, a prominent nucleus. It undergoes meiosis to produce 4 मेगास्पोर्स। एक MMC जो है लार्ज है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। वो जाती है अपनी मियोसिस में और 4 मेगास्पोर्स जो है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओके, नाउ वी कम टू द फीमेल गैमेटोफाइट। इन द मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स only one megaspore is functional while the other three degenerate. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था while दी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स में, कि वहाँ पे जो है हर स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन करता है एंड वो चारों टेट्राड एक पोटेंशियल पॉलन है। मतलब उन चारों से हमारे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे। मींस कि स्पोरोजिनस टिश्यू भी हमारा एक, हर सेल एक पोटेंशियल पॉलन का फॉर्म करने का एक क्या रखता है अपने पास, जज्बा रखता है बनाने का है पॉलन ग्रेन को। बट इन फीमेल वाला पार्ट, इसमें हमारा मियोसिस के बाद 4 टेट्राड तो फॉर्म हुए, बट कुछ टाइम बाद वो उनमें से एक ही हमारा माइक्रो मेगास्पोर बचता है एंड 3 जो है हमारे डीजनरेट हो जाते हैं। The functional megaspore develops into the female gametophyte. This kind of development is called monosporic development. Means सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जब डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में, एम्ब्रियो सेक में, तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द न्यू सेल्स ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। देन अब हमारा वो मेगास्पोर जो बच गया है, तो अब एक सेल है तो उसके अंदर ही न्यूक्लियाई की डिवीजन हो जाएगी एंड वो अपोजिट एंड्स पे चले जाएंगे। वो फॉर्म करेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक विच इज 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। 2 more mitotic division ensure। ओके, तो हम पहुंच गए थे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक। तो वो हमारा सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई की डिवीजन करता है, दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट एंड पे चले जाते हैं एंड हो जाती है हमारी फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक स्टेज। 2 more mitotic division and
ensure leading to the formation of 4 nucleate and 8 nucleate embryo sac. तो 2 मोर माइटोटिक डिवीजन होती है एंड 4 न्यूक्लिएट, फिर 8 न्यूक्लिएट के हमारे एम्ब्रियो सेक फॉर्म हो जाते हैं. After the 8 nucleate stage, the cell wall are laid down and the typical female gametophyte embryo sac get organized. Means कि 8 nucleate stage आते ही cell wall formation हो जाती है and हमारा एक typical female gametophyte which is embryo sac organize हो जाता है. 6 of the 8 nuclei get surrounded by the cell wall and remaining 2 called polar nuclei. तो उन 8 न्यूक्लियाई में से 6 जो है हमारे 6 न्यूक्लियाई के पास हमारी सेल वॉल है, 2 के पास नहीं है जो कि इन द मिडल वाले सेल में है, मिडल वाले पार्ट में जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं. आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल. क्लियर है, क्लियर है. 3 of 6 cells are placed at the micropylar end and constitute the egg apparatus. 2 synergids प्लस 1 egg cell. ठीक है, ठीक है. तो 6 सेल जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि एग apparatus हो गया हमारा. उसमें से एग apparatus में क्या होता है, हमारे 2 सिनर्जिड्स और एक मिडल वाला सेल जिसको हम बोलते हैं एग सेल. सिनर्जिड्स के पास जो है एक स्पेशल थिकनिंग्स होती है जिसको माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus. ये क्या करती है, ये हेल्प करती है लीड करने में पोलन ट्यूब्स को सिनर्जिड्स तक पहुंचाने का. ओके है, ओके है. 3 सेल्स आर एट द चलाजल एंड. तो अब बच्चे हमारे 3 सेल्स, वो होते हैं हमारे चलाजल एंड पे जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स and are called antipodal cells. A typical angiosperm female gametophyte is 7-celled and 8 nucleate at maturity. तो एक typical angiosperm में फीमेल गैमेटोफाइट में 7-celled and 8 nucleated हमारा एम्ब्रियो सेक होता है एट द मैच्योरिटी. क्लियर है, क्लियर है. तो ये एक बार ध्यान से देख लेते हैं डायग्राम एम्ब्रियो सेक का, मैच्योर एम्ब्रियो सेक का. एंड इसका डायग्राम जो है वो बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा आता है एंड नीट में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा एग apparatus में कौन कौन से सेल्स हैं, एंटीपॉडल्स की क्या मतलब कहाँ पे है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे है, चलाजल एंड पे. तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं एम्ब्रियो सेक से. तो ये हमारा कैसे बना हुआ है, ये हमारा उल्टा बना हुआ है एम्ब्रियो सेक. ये शायद ओके. तो ये है हमारा एंटीपॉडल्स ऊपर की साइड विच इज़ हमारा कौन सा एंड है, ये चलाजल एंड पे हमारे हैं एंटीपॉडल्स. ये मिडल वाले सेल्स पोलर न्यूक्लियाई जिनको हम ये हमारा यहाँ पे सेंट्रल सेल जिसमें हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं. एंड बिल्कुल पीछे की तरफ है हमारा बीच में विच इज़ एग. एंड नाउ उसके आगे हमारे सिनोजिड्स वाले क्यूटीपाइज, ये है हमारे सिनोजिड्स. इनके पास होता है फिलीफॉर्म apparatus. ये पोलन ट्यूब को बुलाती है अपने पास कि सिनोजिड्स के पास आइए एंड जल्दी से फर्टिलाइजेशन कीजिए हमारी एग सेल के साथ, है ना. तो ओके, नाउ वी कम टू द पॉलिनेशन वाला पार्ट. तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हैं. It is the process of transfer of pollen grain from the anther to the stigma. Pollination क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain एंथर से स्टिग्मा तक, उसी प्रोसेस को हम pollination बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द ओके, ये मेरी बैटरी कम होने का इशारा है बट लेट्स कंटिन्यू फॉर नाउ. It is the process of depending on the source of pollination can be divided as follows. तो autogamy and geitonogamy and xenogamy, ये 3 बढ़िया से पढ़ते हैं.
ओटोगैमी में क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन्स का सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पर, उसी को हम ओटोगैमी बोल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। मतलब एक फ्लावर है, उसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो उसी के एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज कर देंगे एंड उसी के स्टिग्मा पर आके पॉलिनेशन कर देंगे। इसी को हम बोल रहे हैं ओटोगैमी। Autogamy requires the anther and the stigma to lie close. It also requires synchrony in the pollen release and stigma receptivity. बट क्या होता है कि ओटोगैमी को नेचर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली तो ये सेम ही हुए ना, तो उसमें सीड फॉर्म करेंगे तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन फॉर्म करेगा, जिससे हमारे सीड्स जो है कम फर्टाइल होते जाते हैं। तो नहीं हमारा नेचर सपोर्ट करता ऑटोगैमी को। तो कुछ अ, हमारे कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं जो ऑटोगैमी को रोक देते हैं। मींस कि सिंक्रनी नहीं होती है, नॉन सिंक्रनी हो जाती है। कभी हमारा मेल वाला पार्ट जो है जल्दी मैच्योर हो जाता है, कभी फीमेल वाला पार्ट, जिससे कि फिर वो सेम फ्लावर में अपना पॉलिनेशन कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ओके। इट ऑल्सो रिक्वायर्स मीन्स सिंक्रनी, दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट, जिससे कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आके उसको एक्सेप्ट करे एंड देन हमारी पॉलिनेशन हो जाए। प्लांट्स जैसे कि हमारे पास वायोला है, ऑक्जेलिस है, ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं दो काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, विच इज कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है? इनके एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होता है। मींस ये ओपनली ओपन रहती, इनको हम ओपन फ्लावर्स भी बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस को हम क्लोज्ड फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या करते हैं? ये बेसिकली ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन ही करते हैं। ये बिल्कुल बाहर की तरफ इनके स्टिग्मा और एंथर रहते हैं, जिससे कि ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन ही हो जाए। एंड आप ये देखिए कि जो हमारे प्लांट वायोला और ऑक्जेलिस है, ये कितने शातिर है, कितने स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वो सिर्फ कैस्मोगैमस फ्लावर को ही प्रोड्यूस करते तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। बट ये थोड़ी ज़रूरी है कि हमेशा ही पॉलिनेशन हो जाए। क्रॉस पॉलिनेशन होना कितना मुश्किल है। कैसे कोई इंसेक्ट किसी सेम स्पीशीज के प्लांट पे जा रहा है एंड वहीं से उसकी पॉलन ग्रेन को लाके सेम स्पीशीज के फ्लावर में जाके पॉलिनेशन करता है। तो 60% 60 to 70% चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएंगी, बट 30 to 40% तो चांस है कि पॉलिनेशन ही ना हो। तो इसलिए वो अपना फॉर्म करता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, मींस क्लोज फ्लावर। उसमें क्लोज फ्लावर में क्या होता है? उसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो दोनों मैच्योर होके ओटोगैमी कर लेते हैं। यस। और वो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं इस प्लांट में, एंड जो ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स है ये ऊपर वाली तरफ होते हैं, एक्सपोज्ड वाली साइड। तो या देखिए, विच डू नॉट ओपन एट ऑल एंड ओनली ऑटोगैमी अकर्स। तो क्लिस्टोगैमस वाले में क्या, ये ओपन नहीं होते एंड इसमें सिर्फ ऑटोगैमी ही हो जाती है हमारी। ताकि और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या है? हमारे पास एंश्योर्ड सीड है, मींस कि सीड तो फॉर्म होगा ही। क्यों? क्योंकि बंद है हमारे ये फ्लावर, बंद है तो कोई बाहर से तो पॉलिन ग्रेन आ ही नहीं सकता पॉलिनेशन करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है। Geitonogamy. It is the transfer of pollens from the anther of one flower to the stigma of the another flower in the same plant. दिमाग घूम गया? नहीं, दिमाग नहीं घुमाना है। एक प्लांट है, एक प्लांट में बहुत सारे हमारे पास फ्लावर्स होते हैं। तो या एक प्लांट के अंदर हमारे पास मान लीजिए 4 फ्लावर्स हैं। तो एक हम उनको पॉइंट कर देते हैं 1 2 3 4। तो 1 फ्लावर का 2 फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करना ही जिटोनोगैमी है। अब आया समझ में? आ गया समझ में। फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक हमारा प्लांट है, उसके अंदर 4 फ्लावर्स हैं।
उसको हम नेम कर देते हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास 4 फ्लावर है एक प्लांट में। तो जब 1 पॉइंट वाला फ्लावर सेकंड फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करता है तो उसको ही हम बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्लियर है? क्लियर है। ये बेसिकली इनको जिटोनोगैमी को हम फिजिकली तो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बट फंक्शनली क्या हो रहा है? फंक्शनली तो ये ऑटोगैमी की तरह ही है। क्यों? क्योंकि इनके जेने जीन्स जो है वो सेम ही तो होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं, है ना? तो ये जेनेटिकली तो हमारा ऑटोगैमी ही है, बट ये फिजिकली ऐसे रिएक्ट करता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लियर है? क्लियर है। जेनोगैमी, देखो इसमें ये लिखा भी हुआ है। It is the transfer of pollen grains from the anther to one of the flowers to the stigma of the another flower in the same plant. Genetically, it is similar to orthogamy. ये genetically similar है orthogamy के, but it requires pollinating agent. Yes. क्यों? क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं तो उसको कोई एजेंट भी तो नीड है जिससे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएं स्टिग्मा तक, है ना? ओके। Xenogamy. It is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different flowers. Pollination causes genetically different types of pollens to be brought to a plant. Means अब हमारा फिर से एग्जाम्पल बनाते हैं। ए प्लांट है एंड बी प्लांट है। तो ए प्लांट में हमारा एक ही फ्लावर मान लीजिए एंड बी प्लांट में भी हमारा एक ही फ्लावर मान लीजिए। तो ए प्लांट का फ्लावर का पॉलन जब बी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर आएगा तो इसी पॉलिनेशन को हम बोल रहे हैं जेनोगैमी, एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, कुछ भी बोल लो इसको, है ना? तो यस यही है। और ये बेसिकली जब ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं ना तो ये क्या ब्रॉट अप करता है? ये जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन्स आते हैं प्लांट पे। क्यों? क्योंकि वो दूसरे प्लांट का पॉलन है, बट स्पीशीज तो सेम है, बट दूसरे प्लांट का पॉलन है तो उसमें जीन्स जो है डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है। जिससे हमारे वेरिएशंस आएंगे और वेरिएशंस जो है वो अच्छे होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कि कौन है जो पॉलिनेशन में हमारा हेल्प करते हैं, प्लांट्स को हेल्प करते हैं। प्लांट्स यूज एयर। ओके, बेसिकली क्या है ना, मैंने अभी ये चार्जर प्लग इन किया है लैपटॉप में, तो ताकि आपका वन शॉट खराब ना हो, बीच में ये बंद हो जाएगा ना सब कुछ। तो या फिर से स्टार्ट करता है विद द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। Plants use air, water, abiotic agents and animals biotic agents for pollination. Plants use करते हैं बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन के लिए। एबायोटिक से पता चल रहा है नॉन लिविंग एजेंट्स, बायोटिक से पता चल रहा है लिविंग एजेंट्स। क्लियर है? क्लियर है। तो एबायोटिक में आते हैं जैसे कि विंड एंड विंड वाटर, एबायोटिक में। एंड बायोटिक में आते हैं हमारे इंसेक्ट्स, बैट्स। तो इनसे हमारी बायोटिक बायोटिक के एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन है वो मोस्ट कॉमन है। प्लांट पोजेसेस वेल एक्सपोज्ड stamens and large feathery stigma. प्लांट्स क्या करते हैं? पोजेस करते हैं स्टेमेंस को। वेल एक्सपोज मीन्स बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हमें स्टिग्मा इनके दिखते हैं ताकि इजीली जो है कोई ना कोई पोलन इनके स्टेमेंस से निकल के फेदरी स्टिग्मा पर फंस जाए। तो फेदरी स्टिग्मा होता है ना, बाहर की तरफ, जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन उसमें कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। आपने देखा है कि पाइनस में कितने ज्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। जिसको पॉलन एलर्जी है तो वो तो भाई बिल्कुल ही प्रॉब्लम में आ जाता है कि
उसमें पॉलन ग्रेन, सभी जगह पॉलन ग्रेन दिखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टेज करता है पाइनस अपने पॉलन ग्रेन्स का। आपने देखा हो तो बताना आप भी कि पाइनस की पॉलन ग्रेन देखे तो, है ना। ओके, तो कम टू द टॉपिक। Pollen should be light and non-sticky to be carried easily by winds. अगर विंड से हमारी पॉलिनेशन होनी है तो पॉलन शुड बी नॉन स्टिकी, ताकि वो कहीं पे चिपके ना। रिलीज कर रहे हैं विंड से पॉलिनेशन करनी है, तो अगर कहीं पे भी चिपक जाएंगे, स्टिकी हैं, तो फिर वो पॉलिनेशन कैसे करेंगे, है ना। तो नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, भारी नहीं होने चाहिए। क्यों? विंड से जाने तो वो फ्लोट करने चाहिए एयर में भाई, वो नीचे नहीं गिरने चाहिए। इतने हैवी बना दो कि नीचे ही गिर रहे हैं हमारे पॉलन ग्रेन। फीमेल अपना इंतजार कर रहा है कब पॉलन ग्रेन आएगा, कब पॉलन ग्रेन आएगा, और हमारे पॉलन ग्रेन नीचे पड़े हुए हैं जमीन में। तो लाइट एंड नॉन स्टिकी जो है हमारे पॉलन ग्रेन होने चाहिए, ताकि वो इजीली विंड से पॉलिनेशन कर सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास सिंगल ओव्यूल जो है प्रेजेंट रहता है, ओवरी, सिंगल ओव्यूल एंड ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन ए इनफ्लोरेसेंस। तो उस इनफ्लोरेसेंस में बेसिकली क्या है ना, एक ओवरी और एक ओव्यूल ही है। क्यों? क्योंकि विंड पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं होने के। लाइक 80-20 रूल से आप लगा लीजिए कि 20% ऑफ द प्लांट्स विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेट होते हैं। आया समझ में कि कितना मुश्किल है विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेशन करना, है ना। तो वो इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ना, बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होके। इट इज कॉमन इन ग्रास। विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन है? ग्रास में। अब आते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। इट इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वाटर से पॉलिनेशन करना जो है ये रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला में हमारी क्या होती है? वाटर पॉलिनेशन होती है। और हमारे 30 मोनोकॉट्स जेनरा के जो है ये पॉलिनेशन बाय वाटर भी करते हैं। ओके ओके। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड plants the pollen grains are long and ribbon like and are protected from wetting by mucilaginous covering। तो क्या जो है उन पे चीज़ें उनको ऐसे डेवलप करनी पड़ती है ताकि उनको जो है कोई दिक्कत ना हो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने में। जैसे कि म्यूसिलेज की कवरिंग कर देते हैं वो अपने पॉलन ग्रेन पे, ताकि वेट ना हो जाए हमारा पॉलन ग्रेन, है ना। एंड रिबन लाइक कर देते हैं, और पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, है ना। मेजोरिटी ऑफ जो वाटर प्लांट्स है लाइक वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली फ्लावर्स emerge above the level of water and are pollinated by insects। आप इतना ये देखिए कि जो वाटर पॉलिनेशन से हमारे प्लांट वाटर पॉलिनेशन से पॉलिनेट होने चाहिए, वो विंड से पॉलिनेशन करा रहे भाई, उनको वाटर से कराना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर में तो और भी बहुत मुश्किल है वाटर पॉलिनेशन होना। विंड में एटलीस्ट वो इतने सारे पॉलन ग्रेन रिलीज कर देते कि वो कोई ना कोई तो पहुंच ही जाता अपने फ्लावर के पास। बट वाटर में तो पानी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी फ्लावर इधर है उधर नहीं है। तो वाटर में तो बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते हैं, 5 to 6% जो है हमारे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अब उनको कराना ही नहीं अपने वाटर पॉलिनेशन। ये बने तो वाटर पॉलिनेशन के लिए, बट इनको अब कराना ही नहीं वाटर पॉलिनेशन। नहीं भाई, तुम तो करोगे ही नहीं हमें पॉलिनेट, तो इसलिए हम विंड से पॉलिनेशन करा रहे हैं, है ना। ओके, तो ये विंड से पॉलिनेशन कराते हैं। Now we come to the pollination by animals. Majority of flowering plants use butterflies, bees, wasps, etc. for pollination. तो जो हम एनिमल से पॉलिनेशन करवाते हैं तो उनको हम
रिवॉर्ड में कुछ देते भी हैं तभी वो पॉलिनेशन करेंगे। ये थोड़ी है कि वो सिर्फ पॉलिनेशन के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं फ्लावर्स पे, नहीं, उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको नेक्टर मिलता है पॉलिनेशन के बदले में, उनको उनके एग ले करने की जगह मिलती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं फ्लावर्स। Most of the insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant, and contain nectar to attract the animal pollinators. These are called floral rewards. तो यही इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर क्या होने चाहिए, बहुत बड़े फ्लावर्स होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, उसमें अच्छी स्मेल होनी चाहिए। तो आप क्या सोचते थे कि हमारे और आपके लिए फ्लावर्स होते हैं? नहीं, ये हमारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे फ्लावर्स होते हैं, कि ताकि इंसेक्ट्स आए और हमें पॉलिनेट करे, हमारे सीड फॉर्मेशन जल्दी से हो, हमारी प्रोजनी आगे बढ़े, है ना? तो इसलिए हमारे फ्लावर्स जो है प्लांट्स पे होते हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, है ना? Floral reward can be in the form of providing safe places to lay eggs. Yes, वो क्या करते हैं, वो प्लेस प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट्स के एग्स को, कौन, फ्लावर्स, ताकि वो वहाँ पे ही ग्रो कर सके एंड हमारा इंसेक्ट जो है पॉलिनेट कर दे उस फ्लावर को। एग्जाम्पल हो गया द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलिस। ये फ्लावर जो है वो ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। इसके अंदर जो है वो इंसेक्ट्स अपने एग ले करते हैं बहुत सारा स्पेसेस में, बेसिकली इन प्रोवाइडिंग करना एक स्पेस फॉर द एग ले इस फ्लावर में। ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसी के थ्रू, जो कि यूका एंड पॉलिनेटर मॉथ है। तो मोथ जो है वो डिपेंडेंट है plant since the moth deposit its egg in the locule of the ovary of the plant। तो यही जो मैंने ऊपर बताया कि एग ले करने के लिए वो करना होता है, रिवॉर्ड देते हैं, तो वैसे ही यूका और मोथ की एक रिलेशनशिप है, जिसमें यूका हमारा प्लांट है, मोथ हमारा मोथ है, जो कि मोथ हमारा आता है यूका के पास, अपने एग ले करता है एंड बदले में उसको कर देता है पॉलिनेट। बस यही है। तो इनका आप याद रखना नाम, यूका एंड मोथ, इनका बढ़िया रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा होता है। तो इन रिटर्न जो प्लांट है वो पॉलिनेट कर देता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। मोथ जो है वो प्लांट को क्या कर देता है, पॉलिनेट कर देता है। द पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर। तो क्या होता है, मोथ की बॉडी पे जब वो अपने एग लेज करता है तो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, और वो जब दूसरे फ्लावर के पास जाता है, दूसरे प्लांट के पास जाता है, तो वो क्या कर देता है, वो पॉलिनेशन कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे, जो हमारे ऑटोगैमी को क्या करते हैं, एक बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, जो रोकते हैं ऑटोगैमी को। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीडिंग टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है कि बार बार ऑटोगैमी होती गई एंड धीरे धीरे उनके प्लांट्स ने, उनके सीड्स ने अपनी फर्टिलिटी खो दिया, वो आगे अपने प्लांट ही नहीं बना सकते। तो इसलिए जो है नेचर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हमारी ऑटोगैमी को, जिससे हमारे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, अपनी फर्टिलिटी खो देता है वो। प्लांट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो प्लांट्स जो है कुछ मेथड डेवलप करते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो, बच जाए सेल्फ पॉलिनेशन होने से। Autogamy is prevented by following ways, which is pollen release and stigma receptivity are not coordinated। Means जब pollen grain रिलीज हो रहे हैं तो उस फ्लावर की जो स्टिग्मा है ना, वो मैच्योर ही नहीं होएगी, तो वो pollen grain को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो वो ऑटोगैमी फिर हो ही नहीं सकती, है ना? डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा। मीन्स स्टिग्मा हमारा बिल्कुल मतलब क्या कहे कि उनका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स फॉर्म कर देते हैं, जिसमें हमारे मोनोशियस एंड डायोशियस आ जाते हैं।
कि एक प्लांट पे हमारे क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लावर्स उग रहे हैं हमारे एक मेल या फीमेल पार्ट के। एंड मोनोशियस में क्या होता है, हमारे दोनों फीमेल मेल एंड फीमेल पार्ट के फ्लावर्स होता है। एंड डायशियस में होता है हमारा कि अलग अलग प्लांट पे हमारे अलग अलग ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। मीन्स जैसे कि हमारा पपाया हो गया ना, पपाया में क्या होता है कि एक प्लांट में पपाया के मेल पार्ट के फ्लावर्स आ रहे हैं, दूसरे प्लांट में हमारे फीमेल पार्ट के फ्लावर्स आ रहे हैं, जिससे कि ऑटोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन से उनका सीड फॉर्म होएगा। और मोनोशियस में प्लांट के अंदर एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसे याद रखना, मोनोशियस मीन्स एक ही घर में दो, डायशियस दो घर में अलग अलग आदमी। क्लियर है? क्लियर है। वेज टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड ज्यूटोनोगैमी। अब देखते हैं हम ऑटोगैमी और ज्यूटोनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट कैसे करते हैं प्लांट सॉरी। Presence of male and female flowers on different plants such as each plant is either male or female dash। देखो जैसे मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बताया था कि कैसे वो अपने मोनोशियस एंड डायशियस प्लांट फॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डायशियस प्लांट, जिसमें दोनों मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट है इनके। द मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन सेवरल स्पीशीज ऑफ पपाया। यस, ये पपाया में देखा जाता है कि अलग अलग प्लांट पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर आप एक सीड लोगे ना पपाया का और एक ही अपने ग्रो कर रहे हो गार्डन में, तो वो तो कभी पपाया ही नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें पॉलिनेशन होएगी ही नहीं। पॉलिनेशन नहीं होएगी तो अपना सीड कैसे फॉर्म करेगा? सीड फॉर्म नहीं करेगा तो फ्रूट भी कहाँ बनने वाला, उससे कुछ भी नहीं बनेगा फिर उसमें। इसलिए जो पपाया के सीड है वो बहुत सारे जो है लाके इकट्ठा ही ग्रो करते हैं। कभी एक सीड या वगैरह हम सिंगल सीड को तो कभी ग्रो नहीं करते पपाया का बेसिकली, है ना। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस पे आते हैं। अब हमारा पॉलन ग्रेन आ गया है हमारे स्टिग्मा पर, तो अब होएगी स्टार्ट हमारी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट always ensure the transfer of compatible pollens। पॉलिनेशन जो है वो इंश्योर नहीं करती कि जो ट्रांसफर ऑफ हमेशा जो है कंपैटिबल ही वो फीमेल पार्ट के लिए। पॉलन ग्रेन से एक बार उस पे आ गया तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है या नहीं है एक फीमेल पार्ट के लिए, वो सेम स्पीशीज का है या नहीं है ना। तो वो तो डिसाइड करेगी हमारी फीमेल वाला पार्ट। Hence, the pistil has the ability to recognize the right type of pollen to promote post-pollination events। हमारे पिस्टल के पास एक एबिलिटी है जिससे वो रिकॉग्नाइज करती है कि उसके सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन ये है या नहीं भी, है ना। इफ द pollen is of the wrong type, the pistil prevents pollen germination। अगर पॉलन हमारा रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल क्या करेगी, वो जो है नहीं करने देगी पॉलन को अपनी जर्मिनेशन, अपने ट्यूब नहीं निकालने देगी। दिस इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन एंड द पिस्टल। एंड इसी ये जो है मीडिएट होता है केमिकल कंपोनेंट से पॉलन और पिस्टल के बीच में, केमिकली ये बातचीत करते हैं यहाँ पे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ये एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन। बेसिकली पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पॉलन की रिकॉग्नाइजेशन करना कि वो हमारे फीमेल पॉलन ट्यूब बेसिकली फॉर्म करने के लिए वो कंपैटिबल है, मींस सही पॉलन है या गलत पॉलन है ना। तो यही जो है रिकॉग्नाइज करना, इसी को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। The pollen tube reaches the ovary and enters the ovule through the micropipe। Now अब हमें compatible pollen मिल गया है एंड वो compatible pollen अब स्टिग्मा ने भी उसको compatible मान लिया है अपनी स्पीशीज का, ये वो सही pollen है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जेनेटिकली भी। तो अब वो फॉर्म करेगा सॉरी
वो फॉर्म करेगा अपनी पॉलन ट्यूब फर्दर, एंड वो ट्यूब आएगी हमारे माइक्रोपाइल से। फिलीफॉर्म अपैरेटस उस पोलन ट्यूब को कर रहे हैं हमारे गाइड सिनर्जिड्स तक। फिर वो पोलन ट्यूब आ जाती है हमारे सिनर्जिड्स में, एंड सिनर्जिड्स को कर देती है डिस्ट्रॉय। यस, सिनर्जिड्स में आके वो सिनर्जिड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय। इससे आगे का प्रोसेस हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। तब तक हम पढ़ते हैं एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। इट इज़ ए मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। ये एक मेथड है जिससे हमारी क्रॉप की यील्ड जो है ज़्यादा हो, बढ़िया हो, इम्प्रूव हो जाए। In this method, it is essential to ensure that right kinds of pollen grains are used and the stigma is protected from unwanted pollen grains. It is achieved by, तो ये एक मेथड है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो है वो किसी भी स्टिग्मा पर आकर ना गिरे। बेसिकली यही है हमारा ये मेथड, इसमें ये बताता है। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या है? एक फ्लावर में से बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या जिसमें दोनों हमारे मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, जिसमें मेल वाला पार्ट विच इज एंथर वाला पार्ट उसको रिमूव कर देते हैं बर्ड से, एंड फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इफ फीमेल पेरेंट बियर्स। ओके, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से एंथर को हटा देंगे ताकि हमारे फीमेल पे ऑटोगैमी ना हो जाए, उसी से उसके पॉलन ग्रेन ना आ जाए उस स्टिग्मा पर। एंड फिर उस जो अब हमारा फीमेल वाला पार्ट बच गया उसको कर देते हैं, मतलब अब प्रिवेंट हो गया बेसिकली अब हमारा फ्लावर ऑटोगैमी होने से। तो ऑटोगैमी तो हो नहीं सकती, तो अब अगर हम उसको क्लिस्टोगैमस की तरह क्लोज कर देंगे, उस पे कवरिंग लगा देंगे, तो ऑटोगैमी तो होगी नहीं क्योंकि एंथर हट गए हैं। तो अब उसको बैगिंग कर देंगे ताकि कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई भी दूसरा कोई पोलन वापस से उस पे पॉलिनेशन ना कर दे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग कर देते हैं, कवरिंग लगा देते हैं, ताकि जब उनको नीड हो साइंटिस्ट को, तो वो अपनी जो इंटरेस्टेड पॉलन ग्रेन्स है उस पे स्प्रिंकल कर दे, उस पे डाल दें, ताकि उनको जो अपना हाइब्रिड वाला प्लांट चाहिए ना वो फॉर्म हो जाए, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं आर्टिफिशियली। When the stigma of the bag flower comes receptive, the collected pollens are dusted onto the stigma and then flower is rebagged. तो जब उन पे डस्टेड कर देते हैं ना, तो उसको फिर रीबैग कर देते हैं ना, फिर से कवर कर देते हैं। If the female parent is unisexual, emasculation is not necessary. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें कोई भी इमेस्कुलेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें तो कोई है ही नहीं मेल पार्ट, है ना। In this case, the female bud is directly bagged, and when the stigma turns receptive, suitable pollen grains are dusted onto it so to allow germination. तो यह स्टिग्मा रिसेप्टिव जब उस पर डस्ट करके कर देते पॉलन ग्रेन्स, तो वो रिसेप्टिव टर्न्स कर देते हैं, और सुटेबल पॉलन ग्रेन्स डस्ट किए जाते हैं ताकि वो अलाउ कर दे अपने जर्मिनेशन को। अब आते हैं हमारे डबल फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट पे। When the pollen grain fall on the stigma, the pollen tube enters one of the synergids and releases two male gametes. जैसे कि मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन आके सिनर्जिड्स को ही मार देती हैं, मतलब वो पॉलन ग्रेन आई, अब सिनर्जिड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब वो वहीं के उसी सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं हमारे दो मेल गैमीट। One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with it to complete the syngamy to form zygote. Means एक अब हमारे दो मेल गैमेट आ गए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, तो उनमें से एक गैमेट जाएगा एग के पास एंड हमारी सिनगैमी कंप्लीट होगी, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी, जिससे हमारा बन जाएगा जाइगोट। एंड जो अब बचा हुआ है हमारा एक मेल गैमीट है, वो फ्यूज करता है हमारे जो सेंटर पार्ट में हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो उनके साथ फ्यूज कर देता है एंड हमारा वो फॉर्म कर देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस विच इज स्पेन। दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है?
3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसलिए ट्रिपल फ्यूजन ही बोलेंगे ना। और एंडोस्पर्म का जो है वो एम्ब्रियो से पहले बनना इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को जो है टाइम पे अपना न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो गया और एंडोस्पर्म अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? तो इसलिए एंडोस्पर्म हमारा पहले फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? तो अब हमारा पेन जो है वो बन गया है, ट्रिपल फ्यूजन हो गया है। सिंस टू काइंड्स ऑफ फ्यूजन, इसमें दो फ्यूजन हो रहे हैं। एक मेल गैमेट कर रहा है सिनगैमी, एक मेल गैमेट कर रहा है ट्रिपल फ्यूजन। तो इसमें क्या हो रहा है? दो फ्यूजन हो रहा है। तो इन दोनों जो मेल गैमेट्स के फ्यूजन है ना, तो इनको मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। After the triple fusion, the central cell becomes the primary endosperm cell, PEC. जब हमारा ट्रिपल फ्यूजन हो गया तो वो अपना क्या फॉर्म कर लेता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म कर लेता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू द एंडोस्पर्म। तो पेन क्या गिव राइज देता है? एंडोस्पर्म को, एंड जाइगोट डेवलप हो जाता है हमारे एम्ब्रियो में। तो ये देखिए, ये है हमारे ऊपर डीजेनरेटिंग वाले सिनर्जिड्स। हियर इट्स आर जाइगोट। यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस विच इज पेन। एंड यहाँ पे है हमारे डीजेनरेटिंग एंटीपॉडल्स। तो सिनोजिट्स एंड एंटीपॉडल्स हमारे डीजेनरेट हो जाते हैं। फिर हमारा बचता है पूरे एम्ब्रियो सेक में इज जाइगोट एंड हमारा एंडोस्पर्म। क्लियर है? क्लियर है। अब आ गए हैं बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे, विच इज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। It includes development of endosperm and embryo and maturation of ovules into seeds and ovaries into fruits. तो इसमें क्या है? इसमें आफ्टर द एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, बेसिकली सिनगैमी डबल फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। एंड इसमें इंक्लूड होता है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना, ओव्यूल से सीड की डेवलपमेंट होना और ओवरी से फ्रूट की डेवलपमेंट होना। ठीक है? ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, अब हमें बस यही सारी चीजें पढ़नी है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। हमारा फिर चैप्टर फिनिश। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। The endosperm develops before the embryo because the cells of the endosperm provide nutrition to the developing embryo. तो एंडोस्पर्म पहले फॉर्म हो जाता है हमारे एम्ब्रियो से पहले, क्योंकि उसको अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है भाई एम्ब्रियो को, है ना? तो इसलिए वो पहले ही फॉर्म हो जाता है। The primary endosperm nucleus repeatedly divides to give rise to free nuclei. This stage of development is called free nuclear endosperm. तो जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, बेसिकली एंडोस्पर्म के दो टाइप्स होते हैं, एक फ्री न्यूक्लियाई वाला एंडोस्पर्म, एक सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियाई वाले में क्या होता है कि जो पेन है वो डिवीजन करने लग जाता है एंड उसमें कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं करता है, तो उसको बोल देते हैं हम फ्री न्यूक्लियाई। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमारा कोकोनट का वाटर होता है ना, तो वो होता है हमारा फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। एंड सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? उसमें जो है पेन अपना डिवीजन तो करता है बट साथ के साथ सेल वॉल भी फॉर्म कर देता है। एंड इसका बढ़िया एग्जांपल है वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। जो हमारी मलाई नहीं होती कोकोनट में, जो आदमी खाते हैं अपना, टेस्टी लगते हैं भाई, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगती है वो टेस्टी, बट ओके वो भी खाते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस है ना? तो या उसी को हम बोलते हैं वाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। तो यस, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। क्लियर है? क्लियर है। द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर नेक्स्ट रिजल्टिंग इन ए सेल्यूलर एंडोस्पर्म. The endosperm may be either fully consumed by the growing embryo as in pea and beans or retained in the mature seed as in coconut and castor.
तो हमारे टाइप्स भी हैं इसमें, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस जिसमें हमारा एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें हमारा एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता है। तो यस, अगर फुली कंज्यूम्ड कर लिया है तो उसके एग्जाम्पल है पीज और बीन्स। अगर मैच्योर सीड है, उसमें बचा हुआ है हमारा एंडोस्पर्म, तो वो है हमारा कोकोनट एंड कैस्टर इज एग्जाम्पल। अब आते हैं हम हमारे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। The embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Embryo कहाँ पे, micropylar end पे develop होता है, जहाँ पे हमारा zygote situated है। Zygote give rise first to the proembryo and then globular, फिर heart shaped which is mature embryo, फिर mature embryo। तो हमारी क्या स्टेजेस होती हैं एक एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो तक पहुंचने में? जाइगोट पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है, फिर ग्लोब्यूलर बनाता है, फिर हार्ट शेप बनाता है एंड फिर हमारा बन जाता है एक मैच्योर एम्ब्रियो। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन्स। तो हमारा एक डाइकॉट एम्ब्रियो क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि एक हाइपोथेटिकली ली गई एक्सिस है, एंड 2 कॉटिलिडन है, डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन ही होंगे। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो जो अबव द लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और जो बिलो द लेवल ऑफ एक्सिस है वो उसको बोलता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से हमारा प्यूम्यूल बनता है, हाइपोकोटाइल से हमारा रेडिकल बनता है। क्लियर है? क्लियर है। It contains the radical root tip. The root tip is covered by the root cap, and जो root tip है वो हमारी root cap से covered रहती है। ये देख लो स्ट्रक्चर, ये दो है हमारे कॉटिलिडन्स, दिख रहे हैं ना, ये हमारा प्यूम्यूल, और प्यूम्यूल के पास ही यहाँ पे कहीं होता है हमारा एपिकोटाइल, जिससे हमारा फॉर्म हो जाता है प्यूम्यूल। ये है हमारा हाइपोकोटाइल यहाँ पे कहीं, एंड इससे फॉर्म हो जाता है हमारा रेडिकल नीचे आके, एंड रेडिकल के पास रूट कैप भी होती है। इन ए मोनोकॉट एम्ब्रियो देयर इज ओनली 1 कॉटिलिडन इन द ग्रास। ग्रास क्या हमारी एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट प्लांट है। इट इज नोन एज स्क्यूटेलम। ये एक लेटरल शिफ्टेड स्ट्रक्चर है जिसको हम स्क्यूटेलम बोल रहे हैं, जो मोनोकोट में होता है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास सिचुएटेड है, एंड एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड द रूट कैप एनक्लोज्ड इन कॉलेराइजा। द एपिकोटाइल लाइज अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम। जो एपिकोटाइल है वो स्क्यूटेलम के लेवल के थोड़ा ऊपर है, एंड जो शूट एपेक्स है एंड लीफ प्राइमोर्डिया है वो एनक्लोज होते हैं एक होलो स्ट्रक्चर्स जिसको हम बोलते हैं कॉलप्टाइल्स। बेसिकली कॉलेराइजा जो है कवरिंग है रेडिकल की, कॉलप्टाइल कवरिंग है प्यूम्यूल की। क्लियर है? क्लियर है। तो ये देख लो भाई स्ट्रक्चर, ये हमारा लेटरल शिफ्टेड स्ट्रक्चर है तो इसको बोल रहे हैं हम स्क्यूटेलम। ये बाहर की कवरिंग ऑफ प्यूम्यूल को बोल रहे हैं हम कॉलेप्टाइल। ये हमारा शूट एपेक्स है, ये हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर इज एपिब्लास्ट। दिस स्ट्रक्चर इज रेडिकल, उसके पास रूट कैप अपनी, एंड उसका कवरिंग है ये विच इज कॉलेराइजा। क्लियर है? क्लियर है। नाउ वी कम टू द सीड्स एंड फ्रूट्स। Development of seeds. It is the large stage of sexual reproduction in angiosperms. ये large मतलब ये लास्ट स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स की। मीन्स ये एक प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन? सीड। सीड आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट आर डेवलप्ड इनसाइड ए फ्रूट। सीड क्या है? ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो डेवलप करता है फ्रूट को, इनसाइड अपने अंदर डेवलप करता है। A seed consists of seed coat, cotyledons, embryonal axis. सीड के पास क्या होता है? सीड कॉट, कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियो,
नल एक्सेस। सीड में भी एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म प्रेजेंट एज इन व्हीट एंड मेज, जैसे कि मैंने आपको ये पहले बता दिया कि जिस सीड में एल्ब्यूमिनस, अच्छा ये सीड के बारे में बात हो रही है, वहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे थे। ये सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म बच जाता है, बेसिकली वो और ये सेम ही है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सीड में भी एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्म प्रेजेंट, एल्ब्यूमिनस में क्या एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसके एग्जांपल हमारे व्हीट और मेज। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। सिंस इट इज कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, पूरा का पूरा जो है एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया हमारे एम्ब्रियो ने, पी और बीन्स जैसे हमारे सीड्स में। सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, wheat and wheat have remnants of nucellus known as perisperm। बेसिकली कई बार जो है हमारा न्यूसेलस जो है वो बच जाता है, तो उसी बचे हुए न्यूसेलस को, सीड में बच जाता है तो उसी बचे हुए न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्लियर है, क्लियर है। द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डर टू फॉर्म द सीड कोट्स, तो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो हार्ड होने लग जाते हैं एंड वो फॉर्म कर देते हैं हमारे सीड कॉट, एंड जो माइक्रोपाइल फैसिलिएट है वो एंट्री करता है ऑक्सीजन और वाटर की सीड में। क्लियर है, क्लियर है। एज इट लूजेस मॉइस्चर द सीड में एंटर डोरमेंसी, और इफ फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट इट जर्मिनेट्स। अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, अगर नहीं मिला तो वो डोरमेंसी में चला जाएगा, है ना, मतलब वो स्टोर होने होने के प्रोसेस में चला जाएगा, ड्राई होके। अब आते हैं हम कैसे हमारी फ्रूट की डेवलपमेंट होती है। द ओवरी ऑफ ए फ्लावर डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, कि जो फ्रूट है वो हमारी ओवरी से फॉर्म होता है। द वॉल ऑफ ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। Fruits may be fleshy as in mango and orange or can be dry as in groundnut and mustard। तो फ्रूट्स हमारे फ्लैशी भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। फ्लैशी जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, एंड ड्राई जैसे कि ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। इन सम प्लांट्स फ्लोरल पार्ट्स अदर देन द ओवरी टेक पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन। तो कुछ प्लांट्स में जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना, तो वो ओवरी जो है वो फ्रूट, फ्लोरल पार्ट्स भी जो है फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करने लग जाते हैं ओवरी के साथ साथ। जैसे कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, इसमें प्लांट के दूसरे दूसरे पार्ट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट की फॉर्मेशन में। जैसे कि थैलेमस, थैलेमस एप्पल जो डेवलप हुआ होता है वो थैलेमस से भी होता है ना। इन दीज थैलेमस एंड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, इन दिस थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या कर रहा है, थैलेमस जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी फ्रूट फॉर्मेशन में। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, जिसमें जो है हमारा सिर्फ ओवरी से जो है फ्रूट बन रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और जो हमारा ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लावर के पार्ट्स भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट बनाने में, तो उसको बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। फ्रूट डेट डेवलप फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट, है ना, जो सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ होता है। सम फ्रूट्स डेवलप without fertilization and are known as parthenocarpic fruits, example banana। कुछ फ्रूट्स जो है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं। कैसे, उसमें ये जो है बेसिकली हमारा पार्थिनोकार्पिक में क्या होता है कि बिना किसी फर्टिलाइजेशन के कोई भी सेल जो है वो क्या करने लग जाता है, डेवलप करके जो है अपना सीधा एम्ब्रियो फॉर्म कर दे रहा है। एम्ब्रियो से हमारा सीड फॉर्म हो जा रहा है, सीड से हमारे फ्रूट बन जा रहे हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही है, सीधा फ्रूट बन रहे हैं हमारे। तो ये है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि बनाना हो गया, बनाना में हमारे कोई भी हमें सीड्स दिखते ही नहीं है। दिखते हैं क्या सीड्स, नहीं दिखते हैं। तो बेसिकली पार्थिनोकार्पिक में सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था। पार्थिनोकार्पिक में हमारे कोई सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। क्लियर है,
क्लियर है। Now we come to the apomixis and polyembryony. Some plants produce seeds without fertilization. तो एपोमिक्सिस में हमारे सीड फॉर्म हो रहे हैं, पार्थिनोकार्पी में हमारे सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो फॉर्म करके अपना वो फ्रूट बनाते हैं, बट सीड नहीं बनता है पार्थिनोकार्पी में। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि वो अपना सीड फॉर्म करते हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, सीड फॉर्मेशन के, उसी को हम बोल रहे हैं एपोमिक्सिस। और फर्टिलाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? सीड का बनना। तो पार्थिनोकार्पिक में तो कोई सीड बन ही नहीं रहा है, तो वो कुछ मिमिक नहीं कर रहा है। बेसिकली बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्थिनोकार्पिक में मिमिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन से नहीं बना, मतलब फर्टिलाइजेशन बिना किसी फर्टिलाइजेशन के हमारा फ्रूट बन गया, तो इसमें सोचते हैं कि फ्रूट बन रहा है तो हमारा वो मिमिक भी कर रहा है, क्योंकि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फ्रूट बनता है। बट ऐसा नहीं है, पार्थिनोकार्पिक में जो है सीड नहीं बनता है। सीड नहीं बनता है तो वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फ्रूट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं माना जाता, हमारा फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है सीड को। तो इसलिए एपोमिक्सिस को जो है ऐसा माना जाता है कि ये मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्लियर है? क्लियर है। तो एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन mimicking sexual reproduction. Clear है? Clear है। In some species, apomixis occurs as the diploid egg cell is formed without meiosis and develops into embryo without fertilization. तो क्या होता है कि मियोसिस ही नहीं होती है एंड वो सीधा डेवलप हो कर रहा है अपने एम्ब्रियो में, और कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डिप्लॉयड एग बना दे रहा है, उसमें कोई मेल और फीमेल का फ्यूजन ही नहीं हो रहा है ना, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगी नहीं फिर। In some variety of citrus and mango, the nucellus cells divide and protrude into the embryo sac to develop into the embryos. In some cases, each ovule may contain several embryos, and this condition is called polyembryony. बेसिकली एक सीड में हमारा एक एम्ब्रियो ही प्रेजेंट होता है, बट इन द पॉलीएम्ब्रियोनी हमारे पास बहुत सारे एम्ब्रियो जो है बन जाते हैं सीड के अंदर। जैसे कि न्यू सेलस से हमारा एक एम्ब्रियो बन गया, सिनर्जिट्स के न्यूक्लियाई से हमारा एक दूसरा एम्ब्रियो बन गया। तो ऐसे कोई भी सेल जो है वो डेवलप करके अपना एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। यस, सीधा एम्ब्रियो फॉर्म करे, जिससे हमारा पॉली एम्ब्रियोनी स्टेज आ जाती है। तो इससे हम बोलते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन में हमारे बहुत सारे, एक सीड में बहुत सारे, मोर देन वन जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। एपोमिक्सिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड varieties of fruit and vegetables and also for increasing crop yield multi-mold. तो जो एपोमिक्सिस है ना वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ फ्रूट को और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ये इंक्रीज करता है हमारे क्रॉप की यील्ड को। तो यस, दैट इज फॉर द वीडियो। ये हो गया हमारा पूरा वन शॉट कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ समझ ना आया, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल इम्प्रूव ऑन इट एंड या दैट इज फॉर द वीडियो। अच्छे से पढ़ना है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर सको तो एक बार बढ़िया अच्छा हो जाएगा, कि और भी ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा। तो यस, एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी एंड फिर अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना बिना किसी भी। ये नहीं होता कि एक बार हमारा वन शॉट फिनिश हो गया तो बस हमने पढ़ लिया चैप्टर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी जो है ये चैप्टर फिनिश होएगा। ये नहीं कि वीडियो देख ली बस हो गया हमारा चैप्टर, ये नहीं होता बिल्कुल भी। मैं भी ऐसे ही करती थी भाई, नहीं करता ऐसे। चैप्टर कंप्लीट तभी होता है जब उसके क्वेश्चंस हम साथ में कंप्लीट कर दें और कोई भी हमें डाउट ना बचे उस चैप्टर से। क्लियर है?
क्लियर है। तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, बताना है कमेंट सेक्शन में कि किए या नहीं क्वेश्चन सॉल्व। और कोई भी टॉपिक में ऐसे लगे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, best knowledge, and yes, I'll also doing so much hard work for you all, and मैं नोट्स बनाती हूँ आपके लिए पूरा, मतलब 4-4 घंटे बैठ के, एंड नोट्स ढूंढना, एनसीईआरटी की 2-3 बार रीडिंग मारना, ताकि समझाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो यस, तो यही है आज की वीडियो के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।